बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बगैर किसी तबीयत के आपको ये बता दें कि निगरान वज़ीर आज़म अनारुल हक काकड़ साहब ने बाकायदा हलफ उठा लिया है और हलफ से पहले के जितने मामला थे वो हमने आपके सामने भी रख दिया, आपको बता भी दिया कि उन्होंने सेनेटरशिप से सबसे पहले इस्तीफ़ा दिया, उस बाप से इस्तीफ़ा दिया जिस पार्टी के वो बहुत अहम तरीन रुकन थे, और इसके अलावा दीगर सब चीज़ें बताएं कि किसकी कितनी अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, किस तरह नवाज शरीफ साहब से उनकी दुबई में मुलाकात हुई, किस तरह मरियम बीबी से जाती उम्रा में उनकी मुलाकात हुई, किस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। ये तमाम मुलाकातों के बाद जी हाँ अनवारुल हक काकड़ साहब हुए हैं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हर एक की पर्ची पे नाम एक ही लिखा था, वो अनवारुल हक काकड़ ही था। तो इसलिए कोई इतनी बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। अब ये ना कहें कि किसी पसमानदा सूबे की तरफ से कोई आ गया। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पसमानदा कहना ही बलोचिस्तान को बताते खुद एक गाली है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि कोई सूबा पसमानदा ना हो, सारे एक जैसे तरक्की करें। तो प्लीज़ इस हवाले से भी जहन में रखिएगा। तो इतना तो हमने आपको बता दिया। अब कुछ इशारे भी हमारी बातों के सही हो गए ना सर, वो भी आपके सामने पेश कर देते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब ने हल्फ उठाया तो बस इतना पता चल गया। बाकायदा तौर पर जितने भी मामलात हैं ना वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में शिफ्ट हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर कैटेगोरिकली अल ऐलान। अब तमाम मामलात इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में शिफ्ट हो गए। तो पहले तो ये था ना कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर भी रही थी तो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की बातों को अपना, इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात को या उनके एक्ट को अपना पैराया देने के लिए राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, मरियम औरंगज़ेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती थी, ख्वाजा आसिफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, एहसन इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, खुद शहबाज शरीफ साहब जो 30 साल से तारे हैं, वो तारा जो डिग्गी में निकलता है, वो वाले तारे जो उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ कर दिया कि मैं खुद भी उनका तारा हूँ। तो अब तो ऐसा नहीं है। अब जो कहा जाएगा, जो कुछ होगा, सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट के ही ज़ुमरे के अंदर आएगा। और साबित भी इसलिए हो रहा है कि नए निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब ने आते साथ साबित किया है कि कंपनी पुरानी वाली चलनी है और सिस्टम पुराने वाला चलना है, पैटर्न पुराने वाला चलना है, डिज़ाइन पुराने वाला चलना है, स्क्रिप्ट पुराने वाला चलना है। किस बिना पर जी? हलफ उठाते ही सबसे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के दौर के, यानी पीडीएम के लिए मैं शहबाज शरीफ साहब कहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब दौर के जो अटर्नी जनरल थे ना, मंसूर अवान साहब, जी हाँ, उन्हीं को हुक्म दिया है कि आपने अपना काम जारी रखना है। तो अटर्नी जनरल जिसने हुकूमती मामलात को अदालतों के अंदर डिफेंड करना है, वो वही है जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में है। ये बड़ी अहम तरीन तैनाती होती है सर। इससे क्या मतलब, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुकूमत की पिछली पॉलिसीज़ थी ना, उसी पॉलिसीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे इस दौर में भी हमारे नए अटर्नी जनरल, पुराने अटर्नी जनरल, नए वज़ीर आज़म के दौर में मंसूर अवान साहब। ठीक है, जो पॉलिसी लेके चल रहे थे मुख्तलिफ केसेस के ऊपर, वो ऐसे ही जारी रहेगी जी। स्पेशली मिलिट्री कोर्ट्स पे जो स्टांस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा जी। फ़ौजी अदालतों के ऊपर जिसमें 102 अफराद इस वक्त अंदर हैं, ज़ेर हिरासत हैं, बकौल अटर्नी जनरल साहब के अभी तक उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ जी। अच्छा, उनके ऊपर स्टांस वैसे ही रहेगा। इसके अलावा पार्लियामेंट के जो बिल मंजूर किए गए हैं और जो बिल मंजूर किए गए होने के बाद जो चैलेंज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये साहब ही, यही अटर्नी जनरल मंसूर अवान साहब पुरानी गवर्नमेंट का की तरीके से दिफा इस गवर्नमेंट के अंदर भी करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनको उसी तरह ही कहा है कि बस आप आ जाए हमारे पास। तो ये इधर है। और सुप्रीम कोर्ट में ये बिल चैलेंज हुए थे। इसके अलावा दीगर चीज़ें भी दिफा करेंगे, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे एक्ट जो चैलेंज हुए हैं उनको भी यही दिफा करेंगे। यानी तमाम चीज़ें, कंपनी वही चल रही है और यानी सिर्फ चेहरा बदला है, पॉलिसी भी वही रहेगी और अपने मुतबाद यानी अपने सामने वाले बंदे के लिए हुस्न सलूक भी ऐसे जारी रहेगा। इतना तो इस बात का अंदाज़ा हो गया। कुछ काबीना के हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स है, मैंने कहा वो भी आपको बता दूं। कुछ तो ट्वीट्स वगैरह की हद तक है, लेकिन मेरे पास कुछ है, मैंने कहा मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भी बोल दूं तो शायद उनमें से कोई चीज़ बन जाए तो मैं आपको कह सकूं कि देखा मैंने आपको कहा था। तो इसी तरह ही है जी। काबीना अरकान की बात करें तो जी वज़ीर इत्तलात के लिए 2 नाम है। बड़ा तगड़ा नाम है जी, नसरुल्लाह मलिक साहब, एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और नून लीग के हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे इन तसव्वुर भी कहते थे। 2-3 दिन पहले जो सहाफ़ियों की जो मुलाकात हुई थी उसमें नसरुल्लाह मलिक साहब भी उधर मौजूद थे। तो नसरुल्लाह मलिक साहब दूसरा, पुराने दोस्त थे इमरान खान साहब के, लेकिन अब नकाद है और बहुत इज़्ज़त कमाई उन्होंने पाकिस्तान में। मुबशर लुकमान साहब, जी हाँ, उनका नाम है मौजूदा दौर में वज़ीर इत्तलात के अहदे के लिए। मुबशर लुकमान और नसरुल्लाह मलिक, इनके लिए काफ़ी सीरियसली गौर हो रहा है। वज़ीर दाखिला के लिए 2 नाम है। एक तो है सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, इनका नून लीग से ताल्लुक़ है और कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला के लिए, अब नून लीग से ताल्लुक़ है, नाम भी वज़ीर दाखिला, तो ये कह लेना ज़रा राना सनाउल्लाह एक एक्सट्रीम फॉर्म में आ रहे जा रहे हैं।
यही कहूँगा ना, जब नून लीग का ही सेनेटर है और वही वजीर दाखिला है तो वही करेगा जो राना सनाउल्लाह कर रहे थे। शायद ये थोड़ा डिसेंट बैनर में कर लें, लेकिन बहरहाल है। वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख के लिए नाम उनका गौर आ रहा है, मगर इसहाक डार साहब इस बात से एग्री नहीं है। वो एक लीपो टाइप का बंदा चाहते हैं कि मैं ख़ुद अपनी पॉलिसी करूँ। अब हफीज़ शेख जैसे तगड़े बंदे को, जिसने सारी ज़िंदगी या तो वजारत ख़ज़ाना में गुजारी है और या IMF के साथ गुजारी है, अब वो मौजूदा तौर पे तो भोंडे साबित हुए हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब, जो इसहाक डार साहब, उनकी डिक्टेशन पे अमल करते हुए ना अच्छे भी लगेंगे ना मुनासिब लगेंगे, तो वो तो उनका नहीं लग रहा कि जैसे वो करेंगे। मगर बहरहाल कहा जा रहा है कि उनका नाम, हफीज़ शेख साहब का नाम बड़ा सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। गौहर एजाज साहब मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, हाँ, ये भी दूसरे बेटे हैं जरदारी साहब के, आप ये कह लें। एक मोहसिन नकवी साहब हैं तो ये दूसरे बेटे जरदारी साहब के, तो इसका मतलब है मोहसिन नकवी और ये इंडस्ट्री बड़ी तगड़ी होती है सर, ये मिनिस्ट्री, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, एप्टिमा के सदर भी हैं वो, तो है अच्छा नाम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वज़ीर दाखिला मैंने बता दिया नून लीग का, मैंने आपको अटर्नी जनरल बता दिया नून लीग का, वज़ीर ख़ज़ाना सबका है, ठीक है जी, वज़ीर ख़ज़ाना उनका है सर, ठीक है, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, वज़ीर ख़ज़ाना उनका है जिन्होंने सारा स्क्रिप्ट बनाया है, जिन्होंने ये सारी निगरान हुकूमत डिसाइड करनी है, उनका वज़ीर ख़ज़ाना जी। और बाकी जलील अब्बास जिलानी साहब, इनकी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, उनका नाम वज़ीर ख़ारजा के लिए गौर हो रहा है। और ख़ारजा मोड पर उनको काफ़ी दस्तरस भी है और कहा जाता है बड़ा अपराइट आदमी है जलील अब्बास जिलानी साहब। और एहसन भवन जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी थे और खुल्ला नवाज़ शरीफ के मुती हैं, ये खुल्ला आप ये कह लें कि तारड़ साहब हैं पार्ट 2। एहसन भवन साहब का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अक्सर नवाज शरीफ के साहब के साथ लंदन के अंदर वो मौजूद होते हैं, एमन फील्ड के फ्लैट्स के अंदर किसी न किसी फ्लैट में ज़रूर मौजूद होते हैं। तो वो भी, अब उनका नाम है लॉ मिनिस्टर के लिए, वज़ीर कानून के लिए सरफराज बुगटी, क्योंकि दोस्त हैं अनवारुल हक काकड़ के और बड़े जिगरी दोस्त हैं। और अनवारुल हक काकड़ साहब से हमारी भी बड़ी अच्छी अलग सलैक है और उनकी उस अलग सलैक में वो बड़े आजिज़ बंदे तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन अभी शायद इस वक्त आजिज़ बंदा ही चाहिए जो कहे ना नहीं भाई ऐसा नहीं, वो नहीं, वो कहे कि हाँ, वो बहुत ही आजिज़ हैं इस मामले में, मेरे ख्याल सूट करते हैं वो। सरफराज बुगटी साहब दोस्त भी हैं उनके, तो कहा जा रहा है उनका नाम भी वज़ीर दाखिला के लिए है। तो देखें क्या होता है, ये खबरें तो चल रही हैं और ये बड़ी तगड़ी खबरें हैं इनमें से। तो मैंने कहा मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं आपको कल को कैसे वो देखे सर, मैंने कहा था। तो बहरहाल उनमें से ये है। रूस का तेल फारिग हो गया जी, पाकिस्तान में 20% भी नहीं निकल सका इनके क्रूड ऑयल का, तो मज़ीद सप्लाई मंगवाना रोक दी गई है। मुसद्दिक मलिक साहब ने जो हमारे साथ दावे किए थे, माजरत के साथ कहता हूँ, मुसद्दिक मलिक साहब बहुत डिसेंट आदमी है, मगर उनके दावे दरअसल आवाम का मजाक उड़ाने के लिए थे, आवाम के जज्बात के साथ खेलने के लिए था। अभी तो रूस के तेल का फल हम तक पहुँचना था भाई, वो फल क्या पहुँचा, आपने वो जड़ी उखाड़ के फेंक दी। इतना पता ही नहीं था हमारी रिफाइनरीज़ के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि रूस के तेल को रिफ़ाइंड कर सकें, और रिफ़ाइंड कर करके यानी 20% निकला है तेल उसका। तो ये है। दूसरी तरफ नून लीग ने एक बड़ी गेम की, उन्होंने कहा चलो मैं 2-3 दिन पहले ही कर लेता हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा। और पेट्रोल की कीमत में कहा जा रहा है कि होश रुपये इजाफा होगा परसों रात को, कल रात को 15 अगस्त की रात को वो होगा, और देखें वो कितना इजाफा होता है। और मैं इतना बता दूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इजाफा प्लीज़ निगरान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ साहब के सपोर्ट में कीजिएगा, ये नून लीग के ज़िम्मे डालिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने रियासत बचानी थी ना, रियासत बचाई है, सियासत गवाई है, ये दावा उनका है। अनवारुल हक काकड़ का ये दावा नहीं है कि मैं रियासत बचाऊंगा अपनी सियासत गवाऊंगा। वो तो सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि रियासत में रहना है अभी काफ़ी देर तक है, उन्हें 3 महीने नहीं रहना, 3 से ज़्यादा देर तक रहना है। सेनेटरशिप तो फिर भी दोबारा हो जाएगी। ये वाला वक्त काफ़ी मज़ेदार है, इसको दूसरे तरीके से एंजॉय कर सके, तो ये चीज़ है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत आपको पता है कल हो ही जानी थी, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लगा हुआ है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, नहीं टूट पा रहे, तो कल उनको पेश करना था सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, उनकी एप्लीकेशन थी, आप सबको पता था कि उनकी अब किसी भी केस, सारे भोंडे केस हैं, 3 MPO की तरह इस वक्त उनको अंदर रखा गया है, कल उनको आज़ादी मिल ही जानी थी। मगर हमने आपको ये भी कहा था कि इनको अब ऐसे केस में रखेंगे जिसमें ज़मानतों की हो ही ना, कानून ही ऐसा हो, टाटा टाइप का कानून हो। तो वो टाटा कानून इस वक्त नैब का, जिसमें 30 दिन के लिए बगैर किसी वजह के आप किसी बंदे को अंदर रख सकते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी डाल दीजिए 30 रोज़ के लिए जी, और सुप्रीम कोर्ट के समाज से पहले तो अब नैब के पास होंगे परवेज़ इलाही साहब। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कौन सा स्टांस लेती है, लेट्स सी।
फीडबैक से मतलब ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।